Hello students, in this video I'll be taking few important sums. You can call them as typical problems. So I'll be solving around 3-4 problems. So let us quickly start. Okay, first problem जो अभी है आपके स्क्रीन पे वो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो. That is for homework. So I'll just read out that question. In a large consignment of electric bulb, 10% are defective. So what is the probability that the bulb is defective? 10%, 10 upon 100. तो 1/10. तो 1/10 किसका प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने का? तो ऑब्वियसली Q कितना होगा इस सम में? 9/10. रैंडम सैंपल ऑफ 20 बल्ब्स इज टेकन फॉर इंस्पेक्शन. तो N20. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 ऑफ देम आर डिफेक्टिव. तो एग्जैक्टली 3 मतलब तुमको क्या ढूंढना है? P ऑफ x इक्वल टू 3. x क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. सो आई एम जस्ट राइटिंग एवरीथिंग इन शॉर्ट. एटमोस्ट 3 मतलब 3 या 3 से कम, और एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो इसको तो तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा. ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 1 माइनस एक्स लेस देन 3. यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगा, इधर इक्वालिटी नहीं आएगा, प्लीज़ रिमेंबर. अब ये सब कंसेप्ट रैंडम वेरिएबल से क्लियर होना चाहिए. तो अगर नहीं समझ रहा तो प्लीज़ एक तो बाइनोमियल के प्रीवियस वीडियोस देख लो, और रैंडम वेरिएबल्स अच्छे से आना चाहिए. So I'll be solving this sum. This is a superb sum. An irregular 6-faced die is thrown, and the probability that in 20 throws it will give 5 even numbers is twice the probability that it will give 5 odd numbers. Okay. How many times in 10,000 sets of 10 throws would you expect it to give no even number? तो ये तो बाद की बात हो गई. पहले तो क्वेश्चन आराम से पढ़ो. An irregular 6-faced die is thrown. तो अब ये डाई इरेगुलर है, मतलब दे हैव नॉट टोल्ड दैट इट इज अनबायस्ड डाई. तो आई कैन नॉट टेक दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स हाफ होगा, बिकॉज यूजुअली डाई में क्या होता है 1 2 3 4 5 6. तो हाफ आर इवन, हाफ आर ऑड. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर इज ऑल्सो हाफ. बट यहाँ पे इन्होंने पहले ही बोल दिया कि इट इज़ अ इरेगुलर 6-faced डाई, तो वो तो भूल जाओ, हाफ नहीं होगा प्रोबेबिलिटी. सो दे आर टेलिंग it is thrown 20 times, और 20 throws में it will give 5 even numbers. So suppose x denotes number of times even number appears. तो कितने थ्रो बोले? 20 थ्रोज में. सी P अपने को पता नहीं है. P is probability of getting even number in one trial. चलो सिर्फ इवन नंबर ही लिख देता हूँ, वो सब तो ठीक है. तो अब दे आर टेलिंग probability of getting 5 even numbers in 20 throws is equal to twice probability of getting 5 odd numbers in 20 throws. अच्छा, अब यहाँ पे ना सिर्फ इवन या ऑड नंबर्स की बात हो रही है. ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ तीसरा और एक चीज़ आने वाला है. तो ओनली इवन एंड ओनली ऑड. ओके, सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 ऑड नंबर्स आ रहा है, तो मतलब कितने इवन नंबर्स आए होंगे 20 ट्रायल्स में? 15, राइट? सो कैन आई राइट दिस एज, तो बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो गेटिंग 5 इवन नंबर्स मीन्स x इक्वल टू 5 इज ट्वाइस 5 ऑड नंबर्स, मतलब यू हाउ मेनी इवन नंबर्स यूल गेट? 15. कैसे 15? 20 थ्रोज थे, 20 ट्रायल्स थे, और 5 ऑड नंबर्स मिले, तो ऑब्वियसली 15 बार इवन नंबर मिला होगा, इसलिए मैंने x इक्वल टू 15 लिखा. अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p. तो 20c5 p की पावर 5 q की पावर 15. 20c15 p की पावर 15 q की पावर 5. तो ये और ये कट गया.
ये और ये गया, ये और ये भी गया। सो Q रेस टू 10 अपॉन P रेस टू 10 इज इक्वल टू 2। तो अब मैंने क्या किया, Q बाई P 2 की पावर 1/10। तो 2 की पावर 1/10 यू कैन कैलकुलेट ऑन कैलसी, सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द वैल्यू। कितना आता है, 1.0717। ठीक है, Q कितना होता है, 1 माइनस P होता है। सो 1/P माइनस 1, टर्म बाई टर्म सेपरेट किया, 1/P इक्वल टू 2.0717। ओके, सो देयरफॉर P इज 0.4826। तो Q कितना मिलेगा, 1 माइनस दिस 5174। P और Q मिल गया, सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो अब यहाँ पे हाफ नहीं है, अनबायस्ड डाइस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर इज हाफ, बिकॉज हाफ द नंबर्स आर इवन, हाफ द नंबर्स आर ऑड। अब सम का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन 10,000 सेट्स ऑफ 10 थ्रोज वुड यू एक्सपेक्ट इट टू गिव नो इवन नंबर। तो अब सी उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से दे मेड यू कैलकुलेट P। ओके, P मिला तो Q भी मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा है, अब N 10 है, दे आर गिविंग यू 10 थ्रोज और उसमें यू आर गेटिंग नो इवन नंबर, और कितने सेट से, 10,000। तो 10,000 से तो फाइनल आंसर से मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज N 10 P 4826 और Q भी पता है अपने को, और इसमें बोला है नो इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 फाइंड करने बोला है। तो इट इज 10C 0 P रेस टू 0 Q रेस टू 10 4826 5174। ओके, ये कितना आएगा, कुछ तो आएगा, देख लेना। आई डोंट नो, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग। देन आउट ऑफ 10,000 सेट्स, again you'll get some answer. Okay, so suppose you get 13.74 something. Okay, यही आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो इसको राउंड ऑफ करके 14 लिख देना। सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा समय है बहुत, इसका स्टार्टिंग का पार्ट डिकोड नहीं किया तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व। सो दीज आर लाइक, सी इफ़ द पेपर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, अब ये क्वेश्चन किसी ने अगर फर्स्ट टाइम देखा होगा तो बहुत कम चांसेस है कि यू विल बी एबल टू सॉल्व, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रोसीजरल क्वेश्चन नहीं है ये। तो मतलब सभी स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रगल करेंगे। सो डोंट वरी अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, जस्ट लीव दैट सम फॉर टाइम बीइंग एंड फर्स्ट अटेम्प्ट द अदर क्वेश्चन इन द पेपर, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू इट, प्रोसीजरल होता है पूरा। ओके, चलो नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ प्रिसिशन बॉम्बिंग अटैक देयर इज 50% चांस दैट एनी बॉम्ब विल हिट द टारगेट। बहुत अच्छा समय है। सो 50% चांस दैट एनी बॉम्ब विल हिट द टारगेट। 2 डायरेक्ट हिट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कम्प्लीटली। ओके, तो 2 डायरेक्ट हिट्स लगना चाहिए टारगेट को टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय इट। हाउ मेनी बॉम्ब्स मस्ट बी ड्रॉप टू गिव a 99% or more chance of completely destroying the target? Okay, they are telling 2 direct hits are required to destroy the target completely. तो 2 से ज़्यादा डायरेक्ट हिट लगा तो भी ऑब्वियसली टारगेट डिस्ट्रॉय होगा। एंड हियर हाउ मेनी बॉम्ब्स मस्ट बी ड्रॉप्ड टू गिव 99% और मोर चांस ऑफ completely destroying the target? तो n पूछा है अपने से, हाउ मेनी बॉम्ब्स मस्ट बी ड्रॉप्ड। ओके, अब P है ना, फर्स्ट लाइन में दिया है ना, प्रेसिशन बॉम्बिंग अटैक देयर इज 50% चांस दैट एनी बॉम्ब विल हिट द टारगेट। मतलब मैंने बॉम्ब गिराया और वो टारगेट को हिट किया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 50%। 50% मीन्स हाफ,
50/100. So this is bomb hits the target. तो Q भी कितना होगा? हाफ. 2 direct hits are required to destroy the target completely. How many bombs will be dropped to give a 99% or more chance of completely destroying the target? तो x greater than equal to 2 होगा ना. 2 या 2 से ज़्यादा हिट्स डायरेक्ट लगा तो there is high chances, 99% or more chances that the target will be destroyed completely. Okay, तो you have to understand ये कैसे लिखा है. लास्ट लाइन रीड कर लो. हाउ मेनी बॉम्ब्स मस्ट बी ड्रॉप टू गिव अ 99% और मोर चांस, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 99% लिखा, ऑफ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट. तो टारगेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए कितने मिनिमम हिट्स चाहिए? 2 डायरेक्ट हिट्स चाहिए, तो इसलिए मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है वहाँ पे. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना, बट एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़ो तो यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, x denotes number of direct hits. ठीक है. ये हो गया 1 माइनस पी ऑफ, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 से लेके कहाँ तक जाना है मुझे भी नहीं मालूम, तो इसलिए मैं इसको 1 माइनस एक्स लेस देन 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ. 99% को 99/100 लिख दिया. सो p of x greater than 2, sorry, less than 2 goes on this side, 99/100 comes on this side. x लेस देन 2 में क्या क्या आएगा? 0 और 1. तो 0 मतलब nc0 p रेश टू 0 q रेश टू n, nc1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 1. nc0 कितना होता है? 1. p रेश टू 0 भी 1 होता है. q हाफ रेश टू n. nc1 n होता है, ये हाफ और ये हाफ रेश टू n माइनस 1. ये और ये कैंसिल. हाफ रेश टू n कॉमन, तो हाफ रेश टू n कैन बी रिटन एज 1/2 रेश टू n, बिकॉज 1 रेश टू n तो 1 ही होगा. फिर बचेगा क्या? 1 प्लस n. ओके, आई एम क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2 रेश टू n ग्रेटर देन 100n प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इनइक्वालिटीज़ में, बिकॉज दे आर नॉट नेगेटिव. अगर साइन मुझे पता नहीं होता नेगेटिव है या पॉजिटिव है दोनों का, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता. इनइक्वालिटीज़ में यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे किया है बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव. 100 इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड 2 रेश टू n भी गारंटी पॉजिटिव होगा. सॉरी. ओके, हाँ, अब n के वैल्यूज डालने ऐसे कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए. तो अब इसको ट्रायल एंड एरर से करना, लॉग से मत करना, बिकॉज n के टर्म्स दोनों साइड है, तो योर सम विल गेट कॉम्प्लिकेटेड. तो सी, अब ये 100 इंटू समथिंग हो रहा है, तो n 1 से स्टार्ट मत करना, 2 रेज टू 1. ऑब्वियस है, थोड़ा लॉजिक यूज़ करना. तो आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विथ n इक्वल टू 7, बिकॉज n 2 रेज टू 7 इज 128. तो 128 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 1 800. ये गलत है, तो n 7 नहीं हो सकता. n 8 के लिए ट्राई करो. 2 रेज टू 8 कितना होगा? 256. एक मिनट, आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग अ लिटिल लैग. 256, n को 8 डाला तो ये 900 आएगा, तो ये भी ग्रेटर नहीं है. n को 9 डालो तो 512 मिलेगा. 2 रेज टू 9 कितना होगा? 512, और यहाँ पे 1000 हो जाएगा, तो अभी भी ग्रेटर नहीं है.
तो n9 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, n10 डालो तो 1024 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 + 1 11, तो ये 1100 आएगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। n इक्वल टू 11, अब ये हो गया 2048 और ये हो गया 1200। अब ये ट्रू है, तो n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। 11 और 11 से ज़्यादा होगा तो ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई होगा। ओके, सो एटलीस्ट 11 bombs must be dropped, because see when I'm dropping bombs not necessarily कि सब bomb directly hit करेगा target को। okay, so it was a very good sum, so please थोड़ा ध्यान रखना इस sum का। now the next sum, see usually कभी कभी ऐसा डेटा आ सकता है कि if x and y are independent binomial variate, if x and y are independent binomial variate, such that x is b 6, कुछ तो हो सकता है, चलो हाफ लेते हैं, एंड y is b 4, हाफ, then find p of x plus y greater than equal to 3। ऐसा कुछ कल को क्वेश्चन आ गया, तो याद रखना ये जो अभी भी कंबाइंड वेरिएबल हो जाता है ना, तो वन इज द प्रोबेबिलिटीज हैव टू बी सेम, हाफ एंड हाफ, और कंबाइन कर दिया तो n ऐड हो जाएगा बस। तो आई राइट लेट एक x प्लस वाई को कुछ और वेरिएबल रख लो, क्या रखोगे, z रख लो। ओके, तो n इज ऑल्सो n1 + n2, तो ये 10 हो जाएगा, 6 + 4 10। इसलिए मैंने बोला था कि बी एन पी, तो यू शुड नो व्हाट इज एन, मतलब यू शुड नो द ऑर्डर कि ये n1 होगा और ये p, तो n1 और ये n2, ठीक है। अब पूछा है कि z ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और p तो हाफ है, तो q भी हाफ होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो आई कैन राइट इट एज 1 माइनस z लेस देन 3। z लेस देन 3 मतलब z0, z1, z2, बस। ओके, कैलकुलेशंस यू कैन मैनेज, सब कुछ आपके सामने है, n पता है, p पता है, q पता है, कैलकुलेशन यू कैन मैनेज। लेट अस टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द नेक्स्ट सम, सुपर्ब क्वेश्चन, ये मतलब द बेस्ट क्वेश्चन है। A communication system consists of n components, each of which functions independently with probability p. तो एक communication system है which has n components and each of the components function independently with probability p. The total system will be able to function effectively if at least half of its components are functioning. Okay, तो वो component effectively कब चलेगा? If at least half of its components are functioning. For what value of p is a 5 component system more likely to operate effectively than a 3 component system? तो अब क्वेश्चन रीड करके मेरे को इतना क्लियर है कि दो कंपोनेंट्स को दो सिस्टम्स को कंपेयर कर रहे हैं, वन इज अ 5 कंपोनेंट सिस्टम एंड अनदर इज अ 3 कंपोनेंट सिस्टम। ओके, सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इज अ 5 कंपोनेंट सिस्टम मोर लाइकली टू ऑपरेट इफेक्टिवली देन अ 3 कंपोनेंट सिस्टम। तो सी p अननोन है, इसमें p अननोन है तो ऑब्वियसली q भी अननोन होगा। और you all tell me probability
that a 5 component system works effectively. ये क्या होगा? 5 component system कब वर्क करेगा इफेक्टिवली? जब more than half of its components are working, at least half of its components are working. This I have underlined. तो 5 का हाफ इज व्हाट? 2.5, बट 2.5 कंपोनेंट्स थोड़ी बोल सकता हूँ मैं, तो आई हैव टू राइट दिस एज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. 3 या 3 से ज़्यादा कंपोनेंट चले ठीक से तो इट विल वर्क इफेक्टिवली, द सिस्टम विल वर्क इफेक्टिवली. ओके, सो इट इज x इक्वल टू 3, 4 एंड 5. तो n कितना है यहाँ पे? 5, बिकॉज इट इज अ 5 कंपोनेंट सिस्टम. तो 5c3 p3 q स्क्वायर, 5c4 p4 q1, 5c5 p5 q1. ओके, अब 3 कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं. थ्री कंपोनेंट सिस्टम कब इफेक्टिवली काम करेगा? जब मोर देन हाफ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर वर्किंग. 3 का हाफ इज 1.5, बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक 1.5 बिकॉज 1.5 कंपोनेंट थोड़ी बोल सकता हूँ. तो 2 या तो 2 से ज़्यादा कंपोनेंट इफेक्टिवली वर्क करने चाहिए. तो ये क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं? सी, यहाँ पे तो मैंने n को 5 लिया है, NCX में n को 5 लिया है, बट इस केस में आई विल बी टेकिंग n एज 3. ओके, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3. 3 क्यों लिया? बिकॉज 3 कंपोनेंट सिस्टम की बात चालू है ये यहाँ पे. वी आर कंपेयरिंग 2 सिस्टम्स बेसिकली. एक में 5 कंपोनेंट है, एक में 3 कंपोनेंट है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो दोनों के प्रोबेबिलिटीज मैं अलग अलग लिख रहा हूँ. अब क्वेश्चन रीड करते हैं. अ कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n components, each of which function independently with probabilities p. Okay, the total system will be able to function effectively if at least half of its components are functioning. तो 5 कंपोनेंट सिस्टम का मैंने प्रोबेबिलिटी ढूंढ लिया कब इफेक्टिवली वर्क करेगा, एंड 3 कंपोनेंट का भी ढूंढ लिया. नाउ दे आर आस्किंग फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p is a 5 component system more likely to operate effectively than a 3 component system. Okay, for what value of p is a 5 component system more likely to operate effectively than a 3 component system? More likely to operate effectively, तो probability more likely, इसलिए ये greater than equal to आया, more likely. Okay, for what value of p is a 5 component system more likely to operate effectively than a 3 component system? So I have highlighted the key points so you can understand from there. Greater than equal to, ये यहाँ पे आएगा 5 component system, और ये आएगा 3 component system. System works effectively. Three component system works effectively. ओके, ऐसा आएगा. तो बस दोनों एक्सप्रेशंस रेडी है, दोनों को लिख दो यहाँ पे. ये आएगा 5c3 p क्यूब q स्क्वायर, 5c4 p4 q1, 5c5 p5 q0, 3c2 p स्क्वायर q1, 5c3 क्या होगा? 10. 3c2 इज 3, और ये p क्यूब, q रेस टू 0 हटा दिया मैंने, q रेस टू 0 इज 1. ओके, सबको है ना p में कन्वर्ट कर देते हैं.
and I'll collect all the terms on the left side. So 10p cube 1 minus p the whole square 5p raised to 4 1 minus p raised to 5. ओके सबको एक साइड पे लेना है ना. सो समथिंग लाइक दिस. सिंप्लीफाई करो इसको. माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p क्यूब माइनस p क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 10p क्यूब अंदर जाएगा तो 10p क्यूब माइनस 20p रेज टू 4 प्लस 10p रेज टू 5 5p रेज टू 4. अच्छा p रेज टू 5 के कितने टर्म्स है? ओके पहले इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ मैं. इसका कंबाइन यहाँ पे 4p5 लिख दिया माइनस 3p स्क्वायर एंड आई विल कंबाइन दीज टू टर्म्स ऑल्सो 2p क्यूब. अब और कंबाइन करते हैं. 10p5 4p5 माइनस हो रहा है तो 6p5 मिलेगा. p4 के कितने टर्म्स है? 2. ये और ये माइनस 20 प्लस 5 कितना आएगा? और क्यूब के कितने टर्म्स है? 10p क्यूब और ये 2p क्यूब तो 12 और बाकी बचा स्क्वायर. सो स्क्वायर तो खाली 3p स्क्वायर है माइनस 3p स्क्वायर. सो इफ़ यू ऑब्जर्व द इक्वेशन केयरफुली आई कैन टेक आउट 3p स्क्वायर कॉमन. तो 2p क्यूब माइनस 5p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके अब क्या? ओके इफ़ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली. अच्छा तुम्हारे पास तो कैल्सी है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगा कैल्सी पे. एक वैल्यू तो शायद p इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा. हाँ p इक्वल टू 1 डेफिनेटली करेगा. तो कैल्सी में चेक कर लेना. p इक्वल टू 1 2 बार आएगा तो p माइनस 1 द होल स्क्वायर एंड विल गेट वन वैल्यू एज हाफ. ओके तो अब ये इनइक्वालिटी आ गया फिर से एक. अब इस इनइक्वालिटी को कैसे एनालाइज करना है? जस्ट ऑब्जर्व एंड लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. सी प्रोडक्ट ऑफ 3 थिंग्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इफ प्रोडक्ट ऑफ 3 थिंग्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ऐसा हो सकता है पॉजिटिव 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 तीनों पॉजिटिव होना चाहिए. तीनों नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता. या तो 2 नेगेटिव. ओके कोई भी 2 नेगेटिव हो सकता है बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ओके सो आई एम नॉट राइटिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज. अब ऐसे प्लस माइनस माइनस दैट इज अंडरस्टूड. आई एम टेलिंग एनी 2 कैन बी नेगेटिव. या तो तीनों पॉजिटिव होना चाहिए. दिस इज ओनली वन पॉसिबिलिटी. तो अब 3p स्क्वायर ये तो हमेशा पॉजिटिव है बिकॉज स्क्वायर ऑफ समथिंग. p माइनस 1 द होल स्क्वायर फॉर एनी वैल्यू ऑफ p यू पुट ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा. तो 2 पॉजिटिव आ गया तो तीसरा भी पॉजिटिव होना है. ओके डेफिनेटली पॉजिटिव होगा. ओके सो दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा. सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज p माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मेरा पूरा इनइक्वालिटी इतने पार्ट से डिकोड हो गया. ओके 3p स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है. आई एम टेलिंग p माइनस 1 द होल स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो अब जो बाकी बचा एक टर्म है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा बिकॉज द ओवरऑल आंसर ऑफ द इनइक्वालिटी डिपेंड्स ऑन दैट. सो p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ. दिस इज योर फाइनल आंसर. ये यूजुअली लास्ट में स्टूडेंट को इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ re-watch that part in case you have not understood the explanation. Okay, so yeah, that's it for this video. So I have discussed all the important problems in this video.
तो मिसलिनियस प्रॉब्लम्स थे सारे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इन केस कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड री वॉच इट. Okay, so that's it. I'll be coming up with Poisson distribution very soon, and binomial ka fitting I'll take it along with Poisson. So don't worry, I'll cover everything. Yeah. So please like the videos को share कीजिए and subscribe the channel, and आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना and comment कीजिए if they are helpful. Okay. Thank you and goodbye.